क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस आपके बुक में लगभग 2-2.5 पेज तक उन्होंने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप उसको रीड कर लेना। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या। अल्टीमेटली कहने के लिए तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे, दिस इज अनदर algebraic way of solving linear equations, right? तो ये एक algebraic way है linear equations को solve करने का। जैसे कि elimination था, substitution था, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे भी 2 इक्वेशंस मिलेंगे। So if I write a pair of linear equations in 2 variables in the standard form, तो standard form के हिसाब से क्या बनता है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। फिर standard form के हिसाब से बनता है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से तो ये। गाइस क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही है? सर अब आ रहा है। नहीं, एक्सेप्ट साहिल, बाकी लोग क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को या ब्रेक हो रही थी बीच में? सो साहिल आई थिंक थोड़ा सा आपका वहां पे इंटरनेट का इशू होगा, ये बाकी लोग कह रही है स्टार्टिंग से आ रही थी उनका आवाज। एंड मोर ओवर लाइक आई एम कनेक्टेड टू वाईफाई, मुझे पता चल जाएगा जब मेरा वाईफाई वीक होगा, यहाँ पे खुद मैसेज आ जाता है। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यू विल हैव 2 लीनियर इक्वेशंस, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले अल्टीमेटली सॉल्व करना होता है। हमें सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना जिसके कारण इक्वेशन सेटिस्फाई हो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना जिसके कारण इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो एक्स एक ऐसे लाइन दे देते हैं, एक्स वाई 1 या माइनस वाई कर देते हैं, अब ध्यान से सुनना। हाँ, x अभी कहने के लिए एक तरीके से न्यूमरेटर में है, x अभी एक तरीके से कहने के लिए न्यूमरेटर में। अब x के डिनोमिनेटर में हमको वैल्यूज लिखनी है, लेकिन हम x के डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप x वाले टर्म को इग्नोर करोगे, क्या बचा? y वाला टर्म बचा, कांस्टेंट बचा, दोनों इक्वेशन में y वाला टर्म बचा और कांस्टेंट बचा। तो उस हिसाब से फिर आपको करना क्या है, आपको y के कोफिशिएंट्स लिखना है। आपको क्या करना है, y का सबसे पहले कोफिशिएंट लिखना है उसी ऑर्डर में। तो ऊपर b1 था, नीचे b2 था, और आपको कांस्टेंट लिखना है। तो ऊपर c1 था और नीचे c2 था। ऊपर b1 है, नीचे b2 है, फिर ऊपर c1 है, नीचे c2 है। ठीक है, फिर माइनस वाई वाले पार्ट पे, माइनस वाई वाले में देखोगे, मतलब आप मेरे को y वाला टर्म जब दिख रहा है ना, जैसे हमने x वाले केस में क्या किया था, हमने x के टर्म को इग्नोर किया था, राइट? सिमिलरली अब y वाले टर्म के नीचे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको इग्नोर करेंगे। सबसे पहले अगर इसको इग्नोर करोगे तो क्या बचा, x वाला टर्म बचेगा और कांस्टेंट बचेगा। तो आपको फिर क्या करना है, आपको x वाले टर्म का कोफिशिएंट्स लिखना है, x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट लिखना है। तो a1 a2 हो गया और यहाँ पे c1 c2 हो गया। ठीक है, फिर लास्ट में है 1 इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, उस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट वाले पार्ट को इग्नोर करोगे पहले। ठीक है, और क्या बचा आपके पास, x वाला टर्म बचा और y वाला टर्म बचा। तो अब आप उनके कोफिशिएंट्स को लिखोगे। सो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या हो जाएगा, वी विल हैव a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो पहली चीज जो यहां पे ऑब्जर्व करने वाली थी कि x है, न्यूमरेटर में बात करें तो एक जगह x लिखा हुआ है, एक जगह माइनस वाई लिखा हुआ है, एक जगह 1 लिखा हुआ है। x के डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, y के टर्म्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को लिखा है।
ऑर्डर, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो इक्वेशन में दिख रहे थे, बीच में गैप डाला हुआ है। माइनस वाई के नीचे, वाई वाले के नीचे हमने क्या किया, वाई वाला पार्ट को छोड़कर बाकी एक्स वाला पार्ट और कांस्टेंट के ऊपर देखा, और फिर वन था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को छोड़कर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को लिखा। तो डिनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे तो सिर्फ a1 a2 a3 सॉरी a1 a2 b1 b2 और c2 c1 c2 है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है। ओके, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि आप एक्चुअली में आप पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। सिमिलरली ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और अब अगर हम डिनोमिनेटर को प्रॉपर करें, डिनोमिनेटर में भी नंबर्स अरेंज किए हुए थे एक तरीके से एरे में, एरे बोल लो तो ऐसे मतलब ऑर्डर वाइज रो कॉलम में लगाया हुआ था नंबर्स, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले b1 जो था वो c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, b1 c2, b1 c2 माइनस, अब आपके बाद क्या होता है ना, पहला प्रोडक्ट लिखते हो फिर माइनस करोगे फिर दूसरा प्रोडक्ट लिखोगे, तो पहला प्रोडक्ट था b1 और c2 का, फिर माइनस लगाओगे, अब आप दूसरे प्रोडक्ट पे जाओगे, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है आपका, दूसरा प्रोडक्ट है आपका b2 c1, ठीक है। और सेम चीज हमको आगे भी करना है, तो आगे मेरे पास है माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई, अब पहला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, a1 है c2 तक, पहला प्रोडक्ट है a1 से c2 का, फिर लगाओगे माइनस, फिर दूसरा प्रोडक्ट करोगे तो वो हो जाएगा a2 c1, फिर आते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के डिनोमिनेटर में क्या होगा, a1 b2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस a2 b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्या कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग माइनस दूसरा प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहला प्रोडक्ट माइनस दूसरा प्रोडक्ट। और ध्यान से अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको ये फील हो रहा होगा कि जो डिनोमिनेटर बना है ना हर जगह पे, उसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का ही किसी उनमें से किसी चीज की जरूरत पड़ी है, तो कहने के लिए हमको उसका वैल्यू पता होगा, और वैल्यू पता होगा तो कहीं ना कहीं जब एक्चुअल में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा डिनोमिनेटर भी क्लियर होगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा डिनोमिनेटर भी क्लियर होगा। ओके, मृत्युंजय, कितने लोगों को एक बार हैंड रेस करना, तो आप में से कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, कितने लोग एक बार हैंड रेस करो, तो सिर्फ साहिल ने हैंड रेस किया है। साहिल, आई बिलीव आपको ये चीज पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं इंटरनेट का इशू आपका है, क्योंकि अभी देख सकते हो सेशन में 24-25 लोग हैं, और 24-25 में अगर सिर्फ एक या दो को दिक्कत हो रही है और सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तो मतलब आपके वहां पे इंटरनेट का थोड़ा इशू होगा, ठीक है। ओके, माइक माइक ये रहा एकदम पास में है, ठीक है। शिखर बता रहा हूं, शिखर बता रहा हूं, अब देखो, अब क्योंकि हमको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, अभी मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो कहने के लिए आपका x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 होगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पे आ गया, एंड सिमिलरली इस वाले पार्ट को आप इसके साथ इक्वेट करोगे, ठीक है, और ये यहां उतार देते हैं, तो यहां पे आएगा आपके पास माइनस वाई डिवाइडेड बाई a1 c2 माइनस a2 c1, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है।
अब यहां से x निकालना था, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद x को अकेला रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेजेंगे ना। तो x को अकेला रखा और ये वाला जो दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर x का, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो उस हिसाब से हमको मिला b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, यहां से अगर हम y की बात करें तो सेम फंडा रहेगा, पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a1 c2 माइनस a2 c1 ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि y के साथ माइनस है तो उस माइनस को भी हम लेफ्ट राइट हैंड साइड में भेजना चाहते हैं, तो इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस y माइनस, जो माइनस दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, अगर उस माइनस को अंदर डालते हो, अगर उस माइनस को अंदर डालते हम लोग, तो क्या होगा, ये जो a2 c1 के आगे माइनस लगा हुआ है वो प्लस हो जाएगा, राइट। a2 c1 के आगे जो माइनस लगा है वो प्लस हो जाएगा, और a1 c2 के आगे माइनस आ जाएगा। तो फाइनली सर और b1 का है, क्या b1 क्या कह रहे हो मृत्युंजय? सर b1 हाँ b1 क्या, अच्छा यहाँ इधर पे के, अच्छा डिनोमिनेटर में कह रहे हो। ओके, तो प्रोसेस समझ में आया है क्या? क्योंकि जैसे हम एलिमिनेशन में प्रोसेस समझते थे, सब्स्टिट्यूशन में प्रोसेस समझते थे, वैसे ही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और पूरा का पूरा खेल जो है वो स्टार्टिंग के 2 ही स्टेप में है, पूरा खेल खाली ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप में। अगर यहाँ क्लियर है तो नीचे कोई दिक्कत के चांसेस नहीं है। तो इसलिए एक बार दोबारा रिपीट करो, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे, x लिखोगे, माइनस y लिखोगे, 1 लिखोगे। ये एक तरीके से 3 फ्रैक्शन बनेंगे, जिनका 3 का मैंने न्यूमरेटर बोला। अब डिनोमिनेटर के लिए आपको क्या बोला गया है कि x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में, पहले तो ध्यान रखिएगा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाया है कि नहीं। कभी कभार इसमें क्या हो सकता है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखा होगा, तो उस केस में आप पहले कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा। और उसके बाद x के डिनोमिनेटर के लिए पहले तो x वाले टर्म को इग्नोर कीजिएगा। तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा y वाला टर्म b1 b2। ठीक, देखिए यहाँ पे b1 b2 लिखाया है। इसके बाद यहाँ पे आएगा c1 c2, और यहीं पे c1 c2 भी लिखाया है। ठीक है, और सेम लॉजिक फॉलो करना आगे भी। तो आगे जैसे कि अब हम बात करें y वाला, तो y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो y के डिनोमिनेटर के लिए सबसे पहले तो आप y वाला टर्म को इग्नोर करोगे। ठीक है, y वाला टर्म को इग्नोर करोगे। अब उसके कारण क्या बचा, x का टर्म और कांस्टेंट। अब आप देखोगे तो ये x का कोफिशिएंट है a1 a2, वो यहाँ पे a1 a2 आ गया। और अगर हम कांस्टेंट को देखेंगे c1 c2, तो c1 c2 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट में कांस्टेंट वाले पार्ट पे। तो कांस्टेंट वाले पार्ट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन में से कांस्टेंट्स को हटा दोगे। इक्वेशन में से कांस्टेंट को हटा दोगे तो x वाला टर्म बचेगा और y वाला टर्म बचेगा। अब उसी के कोफिशिएंट्स a1 a2 यहाँ पे लिखाए हैं, एंड b1 b2 वो यहाँ पे लिखाए हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये लिखने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर गलती के चांसेस खत्म है। क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली क्या करते हैं हम, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट माइनस दूसरा प्रोडक्ट करते हैं। ऑर्डर दिखा दिया मैंने, पहले ऊपर से नीचे जाने वाला जो एरो है वो पहला प्रोडक्ट होगा, और फिर नीचे से ऊपर जाने वाला एरो आपका दूसरा प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट माइनस सेकंड प्रोडक्ट करोगे, ये स्टेप आएगा। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए, अगर हम तीनों रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो पहला रेशियो में खाली एक ही टू वेरिएबल है बचा है x, दूसरा रेशियो में वेरिएबल बचा है y, लेकिन तीसरा रेशियो में कोई वेरिएबल नहीं है, ऊपर भी कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में भी कांस्टेंट है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहला रेशियो को तीसरा रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे। पहला रेशियो को तीसरा रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे। एंड सिमिलरली हम y वाले केस में क्या करेंगे, तो सेकंड रेशियो को थर्ड रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे। और x निकालना था
तो x को इक्वेशन के एक साइड में अकेला छोड़ना है, तो उसके साथ जो भी लगा हुआ है उसको दूसरे साइड भेजना था। तो यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन था, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेज दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो y के साथ भी एक माइनस लगा हुआ था, उसके डिनोमिनेटर में कुछ था, तो हमने पहले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड भेज दिया और माइनस को भी दूसरे साइड में सेंड कर दिया। ठीक है, ये सब एक नंबर लिख के समझाता हूं। शिखर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप लास्ट में चाहो तो फॉर्मूला भी याद करके रख सकते हो, फॉर्मूला भी याद करके रख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसी को कोई एक इक्वेशन लेकर सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगा है। क्यों ज्यादा टाइम लगा जानते हो? क्योंकि प्रोसेस में वेरिएबल्स थे, a1 a2 ये सब, मतलब एक तरीके से कुछ टर्म्स थे। आपके दिमाग में एक चीज आ सकता है कि यहाँ पे 1 क्यों है या यहाँ पे -y क्यों है। तो गाइस ये मेथड है, डेवलप किया हुआ है। इसका मेथड जो डेवलप हुआ है वो क्लास 12th में एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स करके, जो मैं एक्चुअली अभी सुबह 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो वहां पे इसका प्रॉपर लॉजिक है। एज ऑफ नाउ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट होगा कि इसके अंडरस्टैंडिंग में जाके फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं वैसे एक कोशिश करूंगा, मैं एक सिंपल सा प्रूफ के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट इसका अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस टू गेट द आंसर। यस यस शिखर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। साहिल कह रहा है कि x या y नहीं हो तो क्या करोगे? साहिल, x या y नहीं होगा मान लो किसी भी इक्वेशन में, इसका मतलब है b1 0 होगा या b2 0 होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू फिक्स करोगे। आपका न्यूमरेटर में तो y लिखना ही लिखना है, डिनोमिनेटर में आप उसके कोफिशिएंट्स लिखोगे सारे, मतलब टर्म्स के जिस ऑर्डर में बताया हुआ है। तो गाइज अच्छा एक क्वेश्चन पूछा वैसे साहिल ने। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहला इक्वेशन में y वाला टर्म नहीं है, अगर पहले इक्वेशन में y वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि b1 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर मान लो कि दूसरे इक्वेशन में c2 0 है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब c2 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना, इसका मतलब c2 का वैल्यू 0 लिखोगे। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, फिर मैं आपको इसका ना डेरिवेशन पे भी ले जा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है डेरिवेशन, बट प्रोसेस समझ में आ जाता है तो डेरिवेशन मेक सेंस। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स से 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 and 3x plus 7y is equal to 27। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व बाय सीएम मेथड लिख देते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्या बोला गया टेक्निक यार? सबसे पहले तो x लिखिए, माइनस y लिखिए, 1 लिखिए। ठीक है, फिर ये एक तरीके से फ्रैक्शन की तरह काम करेगा। फिर लगाएंगे हम सबके बीच में ऐसे इक्वल टू, और अब जब हमको x के डिनोमिनेटर की बात करनी है, x के डिनोमिनेटर की बात करनी है, कितने लोगों को वैसे प्रोसेस समझ में आया? एक बार हैंड रेज कीजिएगा। जो मैंने लास्ट अभी प्रोसेस बताया, कितने लोगों को प्रोसेस समझ में आया? एक बार हैंड रेज कीजिएगा। ओके, so the number is more than 50%, very good। ठीक है, शिखर एक काम करो, पहले अनम्यूट करो शिखर। 17, वेरी गुड, 23 में से 17 लोग हैं। शिखर अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस सर। अभी बताओ मैं x के डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, या सबसे पहले x के डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखूंगा? सर x का कोफिशिएंट। तो मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल हो नहीं जाएगा पूरा, राइट? यस सर। तो क्या बचेगा? b1 c1 और b2 c2। ठीक है, मेरे को ये c1 का वैल्यू बताना। सर 19 गलत। -19
-19। देखो आप लोगों को सबसे पहले स्टेप में क्या बोला हुआ है, सबसे पहले बोला हुआ है कि इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो 2x प्लस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। देखो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है गाइस। तो 3x प्लस 7y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जैसे कि मैंने अभी शिखर से पूछा कि x के केस में क्या नहीं लिखना है, तो x के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना है, तो क्या बचा 5 7, y के कोफिशिएंट क्या है 5 है, फिर 7 है। अच्छा यहाँ पे जिस पॉइंट पे किसी को दिक्कत होगी वो इंस्टेंटली अनम्यूट करेगा, हैंड रेज नहीं करेगा, इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछेगा, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट लिखा पहले 5 और 7 और फिर कांस्टेंट लिखा -19 -27। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे अनम्यूट कर सकता है, क्लियर है? ओके, मिस्टी एक बार अनम्यूट कीजिएगा खुद। यस यस सर। y वाले पार्ट में हम किस चीज को नहीं लिखेंगे, y के कोफिशिएंट को, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि पहला कॉलम में हम क्या नंबर लिखेंगे फिर? 2 3 2 3 x के कोफिशिएंट्स, राइट। हाँ, और राइट में अब दूसरे कॉलम में क्या आएगा? -19 -27। वेरी गुड, -19 एंड -27, वेरी गुड। नेक्स्ट अमृत अनम्यूट करना एक बार। यस सर। ये बताओ अमृत कि अब मैं 1 के नीचे क्या नहीं लिखूंगा? कांस्टेंट वाला टर्म नहीं लिखेंगे। राइट, तो ये वाला पार्ट तो हमको नहीं लिखना है, तो बचेगा क्या x वाला और y वाला। अच्छा ये बताओ तो अमृत, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? 2 3 2 3 आएगा एंड और सेकंड में उसके 5 बाद 7। उसके बाद 5 7 आएगा। ग्रेट यार, थैंक यू। नेक्स्ट स्मृति अनम्यूट कीजिएगा एक बार। यस सर। अब बताओ कि x के डिनोमिनेटर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर 5 को इंटू करेंगे -27 से और 7 को इंटू करेंगे -19 से। अच्छा, तो कहने के लिए आप कह रही हो कि पहले तो x लिखा, डिनोमिनेटर पे आए, अब हम यहाँ पे करेंगे 5 इंटू -27 और आप कह रहे हो 7 इंटू -19 सर और बीच में माइनस का साइन लगेगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन। एग्जैक्टली। सो गाइस आई बिलीव ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि ये आपका एक तरीके से फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, ये आपका सेकंड प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट माइनस सेकंड प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। वेरी गुड स्मृति, थैंक यू। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से यश बताओ, यश क्या करना है y के नीचे? यस सर। y के नीचे कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? सर 2 को -27 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -27 से, और सर 3 को -19, 3 को -19 से, और सर बीच में माइनस आएगा, ये बोलना जरूरी है भाई, ठीक है। चलो लास्ट में बचा हमारे पास कांस्टेंट। शानवी आदर्श, कांस्टेंट के नीचे 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? सर 2 into 7 हाँ, -5 into 3। -5 into 3, ठीक है। सो नोटिस कर रहे हो क्या कि वो जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था उस प्रोसेस में शायद लिखने में ज्यादा टाइम लगा है, बट यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम कम लग रहा है। और ये तो अभी हम लोग आपको समझा रहे हैं, तो ये वाला स्टेप को भी इग्नोर किया जा सकता था। जो 5 into -27 लिख रहे हैं ना, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि 1 -135। चलिए अब यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन, ठीक है। अब सबको कैलकुलेशन करना तो आता ही है, लेकिन तब भी गलत हो ही जाता है। सो 5 into माइनस, हाँ 3 जो वो वहाँ पे +3 होगा। कहाँ पे सर -y बाई ऊपर। यहाँ पे ऊपर कह रहे हो y के साथ? यस सर। नहीं माइनस रहेगा। मैंने जो टेक्निक बताया वो माइनस रहेगा। बुक वाला एक थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, इसलिए उसमें प्लस है। मैं बात करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। मैंने अपने टेक्निक में क्या, अपना टेक्निक नहीं है मेरा ये, बट मैं जो समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, इसमें ना सिली मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एनसीईआरटी वाले में क्या होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एज ऑफ नाउ अभी सोचो कि मैंने जो बोला उसमें -y रहेगा, कुछ नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है।
चलिए तो 5 इंटू माइनस क्या कहते हैं 5 इंटू 27, ये आ गया -135। फिर यहाँ पे 11 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 कितना होता है 70 प्लस 63 133। उसके बाद यहाँ पे हुआ -y डिनोमिनेटर -54 प्लस 57 1 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 15। ठीक है, तो फाइनली अगर इसे देखोगे गाइस तो x के डिनोमिनेटर में 2 है, -y के डिनोमिनेटर में 3 है, एंड 1 के डिनोमिनेटर में x के डिनोमिनेटर में -2 है, -y के डिनोमिनेटर में 3 है, और 1 डिवाइडेड बाई -1 है। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था प्रोसेस, कि जब इस स्टेप पे आ जाते हैं और x का वैल्यू निकालना होता है तो x को किसके साथ इक्वेट करते हैं हम लोग, एनीवन? अपूर्व, x को किसके साथ करते हैं? अंशु, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करते हैं। एग्जैक्टली, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1। इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से -2 को उधर भेजोगे तो -2 बाई -1 कितना बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 2। और इसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत है तो इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछ सकता है। सिमिलरली y वाले पार्ट में -y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो -y इज इक्वल टू -3 हुआ, और यहां से हमको y का वैल्यू 3 मिल गया। बोलिए, आया समझ में सबको? कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछे कहां पे प्रॉब्लम हुई है। सर लास्ट वाला प्रोसेस फिर से लगाना है। कौन सा वाले पार्ट में? सर x -2 के बाद x -2, x बाई -2। यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें बेसिकली हम क्या लगा रहे हैं सबसे पहले मृत्युंजय देखो, ये बताओ कि इफ a बाई b इज इक्वल टू c बाई d इज इक्वल टू e बाई f, अगर तीन रेशियोज एक दूसरे के बराबर है तो इसमें हम ये बोल सकते हैं ना कि कोई भी दो एक दूसरे के बराबर होंगे। यस, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a बाई बी जो है वो अलग से चाहो तो e बाई एफ के बराबर शो कर सकते हो, और सिमिलरली आप c बाई डी को भी e बाई एफ के बराबर शो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1 हो रहा था। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए था, तो हमको एक इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, अभी तो रेशियोज कंपेयर हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, x वाले पार्ट को कांस्टेंट वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर दिया। तो x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1 आया, वहां से हमने x को कैलकुलेट किया। ठीक उसी तरीके से अगर हम y वाले पार्ट पे जाए तो -y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1, मतलब y वाले पार्ट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया और वहां से हमको y का वैल्यू मिल गया। देखो सर वो -1 बाई -1 सर, वो तो x से पहले मतलब इंटू हो चुका, तो फिर सर y से क्यों? क्योंकि रेशियो है ना, ये देखो फिर से अब यही चीज तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ है, अगर तीन रेशियोज एक दूसरे के बराबर है तो कोई भी दो रेशियो भी तो बराबर ही होंगे ना, कोई भी दो रेशियो बराबर होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ऐसा थोड़ी है कि मैंने 5 रुपये मैंने ले लिया तो फिर आपके पास कुछ बचा नहीं, उसको कैसे देंगे। हम कह रहे हैं कि तीन लोगों के पास बराबर पैसे हैं, तीन लोगों के पास बराबर पैसे हैं, तो इसमें से कोई भी दो को उठाओगे उनके पास बराबर पैसे ही रहेंगे। तो यही लॉजिक से यहाँ पे भी कह सकते हो कि x वाले पार्ट को एक बार कांस्टेंट के साथ इक्वेट करके x निकाले, और एक बार y वाले पार्ट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करके हमने y निकाला। डिवीजन थोड़ी हो रहा है, इक्वेट कर रहे हैं। सर हाँ सर D1 D2 हो सकता है क्वेश्चन में। D1 D2 कौन है? मतलब जैसे कि साहिल। फ्री टर्म मोड है ना, तो उसमें उसके आगे और टर्म नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितना स्टैंडर्ड फॉर्म बताना तो क्या होता है? सर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कोई भी पेयर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? बताओ। ax plus by plus c होता है ना? यस सर। ax में क्या है, वो x वाला टर्म हो गया, by मतलब y वाला टर्म हो गया, c कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट में मान लो 5 है तो वो भी c काउंट होगा, 5 + √2 है वो भी c में ही काउंट होगा। जितना भी कांस्टेंट होगा उसको c की तरह ट्रीट करोगे, जितना भी y वाला टर्म होगा उन सबको ऐड कर दोगे, जितना भी x वाला टर्म होगा उन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी वहां पे कोफिशिएंट होगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे अभी मैंने देखा आपके चैट में आपने लिखा अगर c1 c2 होना चाहिए, c1 c2 नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? देखो अगर c1 c2 दोनों ही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्या कहते हैं वैल्यू को 0 डाल देना। कहीं पे भी अगर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है तो आप वैल्यू को 0 डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट शिखर पूछा है कि सर हम डायरेक्ट बोर्ड में फॉर्मूला याद करके वैल्यू रख सकते हैं? रख सकते हो शिखर। अगर एक बार अपन एनसीईआरटी पे चले अब, ओके तो गाइस अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का हेल्प लेकर मैं आपको इसका छोटा सा क्विक डेरिवेशन को समझा देता हूं, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया ना कैसे कैलकुलेट करना है? तो एक बार वो छोटा सा डेरिवेशन को देख लेते हैं। देखिए कहां से आपको देखना है, यहां से देखो, यहां से। लेट अस नाउ सी हाउ दिस मेथड वर्क्स फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म ये हम देखते हैं कि कैसे ये वाला जो मेथड है ये किसी भी दो लीनियर इक्वेशन पे काम करता है। तो अभी सबसे पहले क्या किया जा रहा है इस डेरिवेशन में, ये लोग लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। कोई भी अनम्यूट करके बताए हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? कोई भी अनम्यूट करके बताए। किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करते हो एलिमिनेट करने के लिए? आप क्या करते हो? दोनों इक्वेशन और में कुछ उसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसका दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। एग्जैक्टली तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम दोनों इक्वेशंस में उस पर्टिकुलर वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए अगर हमको कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन 1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 2 को b1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब यहाँ इसके कारण ठीक है, ये इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट किया है। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग कोशिश कर रहे थे y को एलिमिनेट करने का। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है b1 b2, यहाँ पे भी b1 b2, वहां b2 b1 है, यहाँ b1 b2 है, बात तो एक ही है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू कितना 0 हो गया कि नहीं? और अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो आपके पास इस इक्वेशन में क्या बचा? आपके पास इस इक्वेशन में ये वाला टर्म बचा है और ये वाला टर्म बचा है। क्योंकि ये कांस्टेंट है और x का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप x को निकालने के लिए क्या करते हैं? x को निकालने के लिए पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। वही चीज यहाँ पे भी की गई है, कांस्टेंट को पहले राइट हैंड साइड में भेजा गया है और फिर x के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इससे हमको x का वैल्यू मिल गया। यही चीज हम एलिमिनेशन मेथड में लगाते थे, एग्री करते हो? एलिमिनेशन मेथड में भी हम लोग मान लो y को एलिमिनेट करना होता था तो हम दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते थे। इक्वेशन के कोफिशिएंट को बराबर करके हम माइनस ऐड जो भी करना होता था करते थे, वहां से x का वैल्यू मिलता था। तो सेम यहाँ पे प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड को लगाया गया है, ठीक है। प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड को लगाया गया है। ये डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं पूछेगा शिखर, ये डेरिवेशन बोर्ड में कभी नहीं पूछा है, ठीक है, आगे भी नहीं पूछेगा। बोर्ड्स में डेरिवेशन इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं पूछने वाला, गारंटीड। आपको डेरिवेशंस जब भी पूछे जाते हैं हमेशा अलजेब्रा से ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इन सब से आपको प्रूफ आएगा और कहीं से प्रूफ नहीं आने वाला, ठीक है गाइस। तो दिस इज द स्मॉल यू कैन से मेथड जो कि कहीं ना कहीं एलिमिनेशन से ही आया है। अब एलिमिनेशन में क्या होता था कि हम प्रोसेस समझते थे,
अब अगर कोई किसी को रट्टा मारने का कैपेबिलिटी बढ़िया है तो क्या कर सकता है, सीधा इसको रट ले, इसको रट ले, और जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू डाले और आंसर निकाल ले। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिखा है 2x + 3y = 4, तो वो स्टूडेंट चाहे तो क्या कर सकता है, वो देखेगा कि इसमें A1 का वैल्यू कितना है, तो A1 का वैल्यू है 2, A2 B1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट वो है 3, C1 क्या होता है, कांस्टेंट, ये हो गया -4 क्योंकि 4 को पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे। इसके बाद अगर हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, मान लो 5x - 7y + 8 = 0, तो अब वो स्टूडेंट क्या देखेगा, यहाँ पे A2 B2 C2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का वैल्यू है 5, B2 का वैल्यू है -7 एंड C2 का वैल्यू है 8। और यहां से, ठीक है, यहां से आप इजीली फिर इसमें पुट कर दो यहाँ पे और आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। शिखर कह रहा है रटना ही सही है। शिखर अभी तो शुरुआत है, अभी रट्टा मारने में दिक्कत नहीं है, बट जब क्या होगा ना 6 महीने 7 महीने हो जाएंगे और हर सब्जेक्ट में आधा से ज्यादा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होगा या आधा भी खत्म हो रहा होगा, तब इतनी चीजें याद नहीं रहती है। सिंपल सी बात देख लो ना, 10 11 12 तक का मल्टीपल सबको याद रहता है, उसके आगे का मल्टीपल याद रहता है क्या, नहीं, ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है, ये देखो आदित्य ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा। सर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं करके पूरा प्रोसेस करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा क्या? देखो अगर मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, तो मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपका स्कूल टीचर चेक करता है या कोई सीबीएसई वाला चेक करता है, फिर मेरी गारंटी नहीं है। तो वहां पे क्या करना, वहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना। और ऐसे भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना हमें, वो क्वेश्चंस में बेसिकली क्या रहता है कि हम क्वेश्चन पढ़ के पहले वर्ड प्रॉब्लम मिलते हैं जनरली, तो हम वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ लोगों के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं और आपको नंबर चाहिए एक्स्ट्रा। शिखर पूछ रहा है सर बोर्ड में इस साल के लिए आप आ जाएंगे क्या? बिल्कुल शिखर, अभी मैं क्लास के बाद मोदी जी को फोन लगाऊंगा और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने स्टूडेंट्स को मैं यहाँ ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ इन सब की कॉपी का जुगाड़ करवा दे मेरे लिए, ठीक है। जुगाड़ छोड़ो, फिर सीधा 100 में 100 लगवा दूंगा। चलो एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है x y 1। अब हमने भी x के नीचे b1 b2 c1 c2 लिखा था, वो क्या करता है कि एक ऑर्डर में लिखवाता है, वो एक ऑर्डर में लिखवाता है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये मिलेगा, उसके बाद फिर ये C1 C2 से लेकर ये जो अगला एरो दिख रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये मिलेगा, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला मिलेगा, राइट। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये एरो वाला जो है ना बैक टू बैक होता है, तो लोग शायद थोड़ा सा ज्यादा गलत कर देते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो सेकंड वाला है ना, जहाँ पे वो क्लियरली डिफाइन कर देते हैं एक्स वाई अलग अलग कर देते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स की गलती होती है कम, तो इसीलिए मैं उस मेथड को समझाता हूँ। अगर आप कोई चाहे तो वो इसको भी फॉलो कर सकता है। इस रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा y के ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा, फिर इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर y के ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। होता क्या है, अंतर क्या आता है माइनस साइन का, वो ध्यान से देखो। इसके इस ऑर्डर में क्या है, यस, अच्छा इस ऑर्डर में क्या होता है गाइस कि इसमें ना C1 वाला पहले लिखाया है, ठीक से देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो C1 C2 पहले लिखाया है y के नीचे और A1 A2 बाद में लिखाया है। और मैंने जो बताया है उसमें A1 A2 पहले लिखाया है
एंड C1 C2 बाद में लिखा है। तो इसीलिए मेरे वाले मेथड में मैंने उधर माइनस का साइन डाला हुआ है। नॉट माई मेथड, मैंने भी अपने ट्यूशन टीचर से सीखा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उसके लिए माइनस का साइन लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये C1 C2 पहले लिखा है, A1 A2 बाद में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आया हुआ है। बट दोनों प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, आंसर्स भी सही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस बार का सिलेबस रिड्यूस होगा क्या? अभी तो फिलहाल कोई स्कोप नहीं दिख रहा साहिल, क्योंकि इस बार तो सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया। आई बिलीव आप लोग सबको सुबह ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि जब ये सडन लॉकडाउन हो गया था तो स्कूल्स के पास रिसोर्सेस नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था, कोई टेक्निकल वो सीन नहीं था। हमारे केस में भी देख लो, हम लोग भी जब लास्ट ईयर शुरू किए थे तो हम 1 महीने बाद शुरू किए थे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम सामान वगैरह भी नहीं मंगवा पा रहे थे। तनिष्क के 9:30 से 2:50 तक क्लासेस चलती है। गाइज आप लोग एक बार अपना टाइम टेबल हमें भेजना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना टाइम टेबल भेजना। इफ नीडेड हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्केड्यूल को के टाइमिंग्स को हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे तनिष्क का भी 9:30 से 2:50 तक क्लास है, तो 2:50 तक क्लास हो गया, फिर 3 बजे से ये क्लास है। तो पक्का मैं 100% श्योर हूँ कि तनिष्क खाना खाते खाते क्लास देख रही होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने रूटीन्स अगर क्लैश हो रहा होगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर कहीं पे कोई क्लैश हो रहा है तो आप बेझिझक होकर हमें ग्रुप पे इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि क्लैश के कारण कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस करे या उसको डिसाइड करना पड़े कि वो हमारी क्लास करेगा या स्कूल की क्लास करेगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक मिस करोगे तो रिकॉर्डिंग देखना ही पड़ेगा, राइट। एंड आपको भी इतना तो फील आ चुका है कि लाइव क्लास इज बेटर देन रिकॉर्डिंग, ओके। भेज दीजिएगा विवेक ग्रुप पे, कोऑर्डिनेटर्स को इन्फॉर्म कीजिए। आपके 10th के कोऑर्डिनेटर है राकेश सर को इन्फॉर्म कीजिए। वी विल डेफिनेटली फाइंड आउट अ सॉल्यूशन यार। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़े कंफर्टेबल होके, ये नहीं कि हड़बड़ी में पढ़े कोई। ओके चलो बातें हो गई बहुत, आगे बढ़ते हैं। एक बार जो मैंने आंसर निकाला है, क्या आंसर निकाला है? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा ना यार कि सही है कि गलत है। अगर आपको क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी दे दे तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? एनीवन कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कैसे करते हैं वेरिफिकेशन? सर उसका x y का वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन में, RHS इक्वल टू RHS हो जाएगा तो सेटिस्फाई। एग्जैक्टली तो जैसे पहला इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 27, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे LHS से अगर हम शुरुआत करें तो LHS है मेरा 2x प्लस 5y। अब हमने सॉल्व किया है तो x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू 3 आया है। तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 अगर हम रखते हैं तो 2 2 = 4 प्लस 5 3 = 15, कितना हो गया भाई? ये 19 हो गया। और 19 ध्यान से देखिए RHS में है, तो मतलब ये इक्वेशन तो मेरा सेटिस्फाइड है। अगर हम सेकेंड पार्ट पे आए, यहाँ पे अगर LHS को देखोगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो 3 × 2 प्लस 7 × 3 कितना हो गया? ये 6 प्लस 21, 6 प्लस 21 हो गया 27। ये भी मेरा RHS वाला वैल्यू आ गया। तो जब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब मेरा आंसर सही है, ठीक है, मेरा आंसर सही है। मुझे पता है रिकॉर्डिंग, अर्नव कह रहा है कि सर इन रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स रन ऑन 2x स्पीड। 2x के स्पीड में पढ़ते हैं और फिर 2x के स्पीड में और 4x के स्पीड में भूलते हैं। फिर अगली क्लास में बोलेंगे कि सर मैं लास्ट क्लास में था नहीं और सर मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाया। ओके एक काम कीजिएगा गाइस, एक क्वेश्चन आप करो, बिकॉज रफली 40-45 मिनट से मैं बोले जा रहा हूँ ना। एक क्वेश्चन अब आपको करना बनता है ताकि आपके भी हाथ में मेथड क्लियर हो जाए। चलिए
ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हरी अप, आई विल गिव यू 4 मिनट्स, 4 मिनट। एक्स भी 0 वाई भी 0, ओए होए होए, खतरनाक काम कर दिए तो आप लोग तो। देखो गाइस, क्या है ना, लेट्स गो बैक टू दैट पार्ट अगेन। चलो एक चीज सुनो, जितने लोग सॉल्व कर रहे हो रुको, यहाँ पे सुनो एक बार। जब आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे होगे तो यू विल हैव 2 केसेस। पहला केस होगा where the denominator is non-zero, where the denominator, sorry, yes, the denominator is non-zero। तो जब आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो दैट इज अ केस, वहां पे फिर आपको एक तरीके से ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली यू नो दिस एक्चुअली। अगर मैं थोड़ा नीचे चला जाऊं तो सीधा निकल कर आ जाएगा। आपको ये पता है ना, हमने लास्ट क्लास में कहूत में भी इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस किए थे। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेसिकली आप जब मेथड सॉल्व करोगे ना, मेथड लगाओगे तो बहुत इजीली मेथड लग जाएगा, बहुत इजीली मेथड लग जाएगा। और जब इस तरीके का केस होता है तो दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया है, आपको वहां पे ऐसा कुछ सिचुएशन मिल रहा होगा, x/0
इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 0 इज इक्वल टू 1/0। आई थिंक ये मिल रहा है ना सबको? सबको ये नहीं मिल रहा है क्या? राइट, सबको ये वाला मिल रहा है। तो जब ये वाला सिनेरियो होता है ना गाइस, आपके लिए सजेशन क्या होगा? सजेशन है कि बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन चेक द कंसिस्टेंसी। चेक करो कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन वाला केस है ना, तो उस केस में मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? आप मान लो इस जगह पे आ गए, फिर आप यहाँ पे दिखा देना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप क्या दिखाओगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। सिमिलरली नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वहां पे ये आपका नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। तो मेरा सिंपल सा सजेशन है, बोर्ड्स में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जनरली आपको जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो ज्यादा नंबर में आएगा, 4 नंबर में रहेगा। तो 4 नंबर में कभी भी वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन वाला केस देते ही नहीं है। वो हमेशा आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देंगे, जिस वर्ड प्रॉब्लम को हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, बट इन जनरल आपको अगर इस तरीके का केस मिलता है स्टूडेंट्स, तो दिस डज नॉट मीन दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पे, जैसे आप लोगों से, आप लोग पहली बार कर रहे हो तो एक्सेप्टेबल है, बट अगली बार से आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 आया, एक बार वेरीफाई कर लेना है सही है कि गलत है कि नहीं? क्या वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं हमें? तो वेरीफाई पे अगर आओगे आप, तो यहाँ इधर देखो, तो इसका LHS देखो, LHS कितना होगा इसका? तो 3 इंटू 0 हो गया 0, माइनस 5 इंटू 0 भी हो गया 0। तो LHS 0 है लेकिन RHS 20 है। और सिमिलरली अगर हम दूसरा इक्वेशन को देखें, दूसरा इक्वेशन में अगर हम LHS को देखते हैं, तो सेम फंडा 0 माइनस 0, तो आपका LHS यहाँ पे भी 0 आ रहा है लेकिन राइट हैंड साइड में 40 है। तो आपको इससे भी पता चल जाना चाहिए कि आपने जो x और y का वैल्यू निकाला है, दैट वैल्यू इज रॉन्ग। जितने लोगों ने चैट में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 लिखा है, उनको ये चीज पता हो जाना चाहिए। ठीक है, आशिका हैंड रेज किया था, बताओ। सर आप बोले थे मतलब कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा और सर नो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्व नहीं करना है उसको? नहीं करना है। सॉल्व होगा क्या सबसे पहले? अच्छा ठीक, राइट, ओके। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? आज का मतलब अभी तक जितना हमने देखा लास्ट 45-50 मिनट में, क्लियर है? बोलो, सब कोई डाउट नहीं है ना किसी को? क्योंकि एक तरीके से हमारा एल्जेब्रिक मेथड जो थे ना, ग्राफिकल मेथड हमने पहला क्लास में किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगली क्लास में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। पिछली क्लास में तो हम लोगों ने क्विज खेला था और आपके डाउट सॉल्व किए थे। आज की क्लास में जो लास्ट मेथड है सॉल्व करने का, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी हो गया है। ये कौन है भाई? अमन, क्या पूछ रहे हो? एक बार अनम्यूट करके पूछना तो। सर x का वैल्यू और y का वैल्यू तब क्या आएगा? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो उसमें तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे। आप बताओ। यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत सारे वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है? यस सर। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, एक भी वैल्यू नहीं। ठीक है? यस सर। ये देख Okay, सकते हो ना गाइस, ये देखो क्वेश्चन का अगर पहला लाइन पढ़ोगे, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solution। पूछ रहा है कि ये जो दिए हुए क्वेश्चन उसमें से किसमें यूनिक है, किसमें नो सॉल्यूशन है, किसमें बताया नहीं है। इनफाइनाइटली। क्वेश्चन दिया हुआ कुछ और, पढ़ाया कुछ और, आंसर कुछ और मांग रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है बुक से कि यूनिक है कि। अमन किसको कह रहा है ये? अमन अनम्यूट करना तो।
अमन, यस सर। क्या था ये? निकालो क्या यहाँ से? किसको बोल रहे थे? हाँ, किसको बोल रहे थे बताना? अभी अवंती से लात मार के निकल आता हूं। किसको बोल रहे थे बोलो? क्लास के बाद आपके घर पे फोन जाएगा एंड यू विल बी किक्ड आउट ऑफ अवंती। एक्सप्लेन करना वहां पे। एज ऑफ नाउ आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द सेशन। नॉनसेंस। कह रहा भाई को बता रहे थे। एनीवेज, he has been removed from the class. ओके, तो स्टूडेंट देखिए, इसके साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको बेसिकली ये एक तरीके का होमवर्क रहेगा, ठीक है? एक्सरसाइज 3.5, अगर आप एक्सरसाइज 3.5 पे आओगे तो वही आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में किया था। और फिर आधे क्वेश्चन जो रहेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है? आधे क्वेश्चन जो रहेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे हम लोग नॉर्मल केसेस में नहीं करते हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम उसका इक्वेशन बनाते हैं और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट? फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज साहिल, वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करोगे ना तो गिन के 4 से 5 ही टाइप के क्वेश्चन है। एक होता है फ्रैक्शन वाला, एक होता है एज वाला, एक होता है ये आपका एक चीज कांस्टेंट कर देता है, जैसे हमने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन देखा था कि लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है और एक वेरिएबल चार्ज है। जब टैक्सी वाला क्वेश्चन देखा था कि टैक्सी में बैठने के, ऑटो वाला एग्जांपल जो दिया था, ऑटो में बैठने के साथ ही साथ एक चार्ज फिक्स्ड है और एक पर किलोमीटर वाइज आपका वेरिएबल चार्ज है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग केसेस है, ठीक है? 3-4 ही है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। आप अभी सेकेंड चैप्टर में हो। एक सिंपल सा सजेशन है सबके लिए, जनरली कुछ लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह दिक्कत लगती है, लेकिन गाइस अभी आप सेकेंड चैप्टर में, अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आने दोगे तो ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी डराएगा। क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब आप चैप्टर नंबर 4 में जाओगे उसके अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, चैप्टर नंबर 5 में जाओगे उसके अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, चैप्टर नंबर 6 जो ट्रायंगल वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या वहां पे हमको स्टेटमेंट पढ़ के नहीं समझना होता है? तो साहिल, अंदर से इस डर को निकालो। ट्रस्ट मी, ऐसा इतना कोई बड़ा मुश्किल पार्ट नहीं है। अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थोड़े से कम लगते हैं, अवंती के मॉड्यूल में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा में भी लेवल 2 को थोड़ा इग्नोर कर लेना, लेवल 1 के क्वेश्चंस को करना, या आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बट नेगेटिविटी और डर को अपने अंदर मत रहने दो, ठीक है? बोर्ड वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? बोर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखो एक और एक्सरसाइज है हमारा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बुक्स के बारे में जैसे शिखर पूछ रहा है, अवंती का मॉड्यूल आपके पास है, ठीक है? अब डिपेंडिंग अपॉन यू, अगर आप थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल रखना। अगर आप बेसिक के मुकाबले थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आर.डी. शर्मा, ठीक है? अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेने के प्लानिंग में हो तो उस केस के हिसाब से आर.डी. शर्मा को लो, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आर.डी. शर्मा धीरे धीरे आपको प्रिपेयर कर रहा होगा 11th-12th में उस अच्छे लेवल पे फाइट करने के लिए, ठीक है? तो क्या बताया मैंने बोला है कि अगर आप
हायर क्लासेस में मैथ्स लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो आर डी शर्मा पकड़िए, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में मैथ्स लेने का प्लानिंग नहीं कर रहे हो, लेट्स से आर्ट्स लेने का प्लान है या बायोलॉजी मतलब आगे जाके डॉक्टर बनने का प्लान है या इवन कॉमर्स करने का प्लान है, तो आप आर डी शर्मा को अवॉइड करना, आप फिर आर एस अग्रवाल लेना। आर डी शर्मा 10th में मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जो अभी लेट्स से ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे या फिर आगे जाकर IIT जेई वगैरह टारगेट कर रहे। ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल आर डी शर्मा के क्वेश्चन हो या कहीं के भी क्वेश्चन हो बिल्कुल पूछ सकते हो। अच्छा, मीनवाइल अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 10 मिनट बचा हुआ है, तो क्यों ना हम जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करें जो अगला है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। Equations reducible to linear form। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, तो होता क्या है, अभी तक आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दिया जाता था, उसको हम सॉल्व करते थे। अब इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगे, जैसे कि मान लीजिए 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 7 एंड 3/x प्लस 19/y इज इक्वल टू 22। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना है, अब हम लोगों को क्या है, लीनियर इक्वेशन की जब बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में रहा है, राइट, और वेरिएबल के ऊपर पावर रहा है 1, कभी भी हमको वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं मिला। लेकिन अब आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में मिलने वाला, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आप एलसीएम वगैरह नहीं लेते हो, एलसीएम वगैरह से काम नहीं बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो एक पैटर्न, और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि आप देखो तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो x वाला टर्म है, उसमें x है डिनोमिनेटर में, दोनों इक्वेशन में जो x वाला टर्म है वो वहां पे x है डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड दोनों इक्वेशन में जो y वाला टर्म है वहां पे y है डिनोमिनेटर में। इतना तो समझ में आ ही गया है कि आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं होने वाला कि एक जगह पे x ऊपर है न्यूमरेटर में और एक जगह पे x डिनोमिनेटर में, दोनों जगह पे x वाला टर्म सेम पोजीशन पे होगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक करके उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे, यहां पे आप 1/x को मान लोगे a एंड 1/y को मान लोगे b, 1/x को मानेंगे a एंड 1/y को मानेंगे b। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपका 2/x लिखा हुआ है, 2/x का मतलब क्या हुआ, 2 into 1/x हुआ ना, 2/x का मतलब 2 into 1/x, और 1/x को a माने हुए, तो वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 1/y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5b में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2a प्लस 5b का वैल्यू हो गया 7, फिर सिमिलरली 3a प्लस 19b का वैल्यू हो गया 22। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अब ये क्या है, अब ये जो है दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब ये जैसे आप लीनियर इक्वेशंस मिलते थे आपको, वैसा मिल गया। अब आपको यहां पे क्या करना है, अब यहां पे आपको सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, the value of a and b, and then use it to get the value of x and y,
तो आप क्या करोगे गाइस, आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे लीनियर इक्वेशन में। आपने क्या किया, 1/x को नया वेरिएबल नाम दिया a, 1/y को नया वेरिएबल नाम दिया b। अब आप इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालोगे। a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप x और y की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्वेश्चन में आपको x और y निकालने के लिए पूछा था। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस केस में अगर आप सॉल्व करते हो गाइस, तो आपको मिलेगा a का वैल्यू 1। मैंने रखा ही इस तरीके से, a का वैल्यू 1 मिलेगा, लेकिन a को हमने क्या माना था, a को हमने 1/x माना था, तो 1/x का वैल्यू 1 हो गया। अगर 1/x का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, वहां से x का वैल्यू हो गया 1। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें b का, तो b का वैल्यू भी यहाँ पे 1 आने वाला है। अब b को हमने क्या मान रखा है गाइस, b को हमने 1/y माना हुआ है, तो 1/y का वैल्यू भी 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से y भी कितना आ जाएगा, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं। आई बिलीव सबको ये प्रोसेस समझ में आ गया। अब मैं इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी पे एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पे आते हो, ध्यान से देखो, पहला टर्म पे आ जाओ, पहला टर्म पे। यहां पे देखिए 1/2x, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, यहां देखो, यहां पे डिनोमिनेटर में x है, यहां भी डिनोमिनेटर में x है। तो हमको क्या करना चाहिए, हम 1/x को मानेंगे a। सिमिलरली अगर आप दूसरा पार्ट पे आओगे गाइस, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, यहां भी डिनोमिनेटर में y है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/y को मानेंगे b। अब 1/x को a माने हैं, 1/y को b माने हैं, तो अब इसके कारण ये इक्वेशन में क्या कन्वर्ट होगा जानते हो, अब ये इक्वेशन बन जाएगा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर इधर बात करें तो हमने 1/x को तो ये मान लिया, अब नीचे 3 है बचा हुआ, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व कर लोगे, ये a और b के टर्म्स में है। ठीक है, आइए दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन इसको देखिए, आप दोनों में क्या क्या दिख रहा है आपको, x क्या दिख रहा है, x दोनों में डिनोमिनेटर पे ही खड़ा है कि नहीं, दोनों में डिनोमिनेटर में है और साथ में रूट लगा हुआ है। हाँ शिखर, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, यहाँ पे एलसीएम ले लेना। सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं अभी, तो 1/√x, 1/√x का वैल्यू है a, एंड सिमिलरली 1/√y, 1/√x का वैल्यू है a एंड 1/√y का वैल्यू है b, ऐसे हम मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 2/√x क्या बन जाएगा आपका, 2/√x बन जाएगा 2a, और 3/√y क्या बन जाएगा 3b, तो 2a प्लस 3b का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक उसी तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं गाइस, तो 4/√x क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4a, फिर -9/√y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -9b, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अब आप इसको सॉल्व करोगे, a और b का वैल्यू निकालोगे और फिर वहां से x और y को निकालोगे। ठीक है, अगर हम एक बार इसके नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, ये वाले पार्ट पे, यहां अगर आप देखते हो तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, दोनों के डिनोमिनेटर में x - 1 है, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको 1/x-1 को a मान लेना चाहिए। फिर y वाले पार्ट पे देखोगे तो दोनों का y सेम ऑर्डर में है, 1y-2, तो अब हमको यहाँ पे 1/y-2 को b मान लेना चाहिए। तो इसके बाद ये क्या हुआ, इसके बाद 5/x-1 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5a, फिर 1/y-2 को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे b, तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में अगर देखोगे तो सिमिलरली 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालोगे, उसको पुट करके फिर x और y की वैल्यू निकलेगी। यस अपूर्वा, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि डिनोमिनेटर से वेरिएबल को हटाना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल को न्यूमरेटर में रहना चाहिए और उसके ऊपर पावर भी 1 रहना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो लीनियर होगा। शिखर आएगा, डेफिनेटली आएगा शिखर। नहीं आएगा, मान लो x का वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लो a का वैल्यू आया 2, एग्जांपल ले लो शिखर, a का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, तो आप 1/√x को क्या लिखोगे, 2 लिखोगे ना,
फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर करना दोनों साइड, स्क्वायर करना, तो ये 1/x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा शिखर, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इतना बड़ा टास्क नहीं है। रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में सिर्फ पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, पहला स्टेप सही से हो गया, टेंशन खत्म, ये सब पूर्वक कर दीजिए। ओके, चलो फिर इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं। होमवर्क में आपको एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देता हूं, डोंट मिस द होमवर्क एट ऑल। ओके, अब हमारी क्लास होगी वेडनेसडे को, आपके पास अच्छा खासा टाइम है बीच में, जरूर जरूर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा अभी। You're welcome, Mishti. Bye bye. Good evening, everyone. Good evening.